जैसा कि हम लोग भूगोल से संबंधित प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में विश्व भूगोल को पढ़ रहे थे और विश्व भूगोल में भी खगोल विज्ञान। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने ब्रह्मांड और उसके अंतर्गत सौरमंडल को सीखा और सौरमंडल में भी सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, एक तारा और 3 ग्रहों के साथ समस्त कंसेप्ट को, साथ ही उनसे संबंधित प्रश्नों को भी जाना। आज हम लोग मंगल ग्रह को सीखेंगे और इसके अलावा जो बचे ग्रह हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी सीखेंगे। तो पहला तथ्य है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके दिन का मान, उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। वह है मंगल ग्रह। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला कथन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सूर्य के पास में होगा उसकी समयावधि कम होगी ना। मंगल तो पृथ्वी के बाद में आता है, इसलिए उसकी जो सूर्य की परिक्रमा की समयावधि होगी वो ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। कारण में इसी के कह रहा है कि मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी से छोटा है मंगल। लेकिन ध्यान रखिएगा कि व्यास का संबंध परिक्रमा से नहीं है, इसलिए यद्यपि आर कथन जो कारण दिया है वो सही तो है, परंतु एक ही व्याख्या नहीं करता है। अगला पॉइंट है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है वह यह है कि बर्फ के छत्रक और हिम शीतित जल की उपस्थिति। अब देखिए, पृथ्वी से बाहर आप किसी भी ग्रह पे जाएंगे, 2-3 फैक्टर ऐसे हैं जो वहाँ पर जीवन की स्थिति उत्पन्न नहीं करने देते, नहीं तो वहाँ पर जीव रहने लगे। वो कौन सी 3 मुख्य चीज़ें हैं? पहली बात तो टेम्परेचर, दूसरी बात है जल, वाटर, और तीसरा होता है एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि जो जल होगा, बिना जल के जीवन कहाँ। टेम्परेचर, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहा तब भी रहने योग्य नहीं, अगर बहुत कम भी रहा तब भी वास योग्य नहीं, यानी रहने योग्य नहीं। और तीसरा फैक्टर है एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर नहीं तो वनस्पति नहीं, जब वनस्पति नहीं तो मानव कहाँ से। तो ये 3 मुख्य चीज़ें होती हैं। तो कहीं कहीं तो टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर तो मिल गया, बट वाटर नहीं मिलता है, और ये चीज़ें मंगल ग्रह पर उपलब्ध है। इसीलिए कह रहा है कि जीवन की उपस्थिति के लिए इस ग्रह पर ऐसी क्या चीज़ है जो कि अन्य ग्रहों से अलग है, तो यही है कि जल की उपस्थिति। ठीक है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। वह है यूरोपा। ठीक है। ये किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था 25 मई 2008 को। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपको जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं एसएससी बैंक रेलवे के, उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो यूपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाएं, आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आईएएस, इन सब में भी फैक्चुअल क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, जिनके सॉल्व करने के लिए आपको इनको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब सन तो बता दिया कि फिनिक्स मार्स लैंडर कब उतरा मंगल ग्रह पे, लेकिन किसने भेजा था? इंडिया ने या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूशन, एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ने? तो नासा ने इसको भेजा था, इसरो ने नहीं। नासा के द्वारा कब भेजा गया था? 25 मई 2008 को।
बृहस्पति के बारे में सीखें तो बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई थी। देखिए, चंद्रमा शब्द एक कॉमन वर्ड है। इसका दो अर्थों में विशेष तौर पे यूज किया जाता है। एक तो चंद्रमा मतलब क्या होता है कि आपकी पृथ्वी का जो उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, उसको आप मानते हैं, जिसको आप चंदा मामा भी कहते हैं। लेकिन एक चंद्रमा का आशय उपग्रह से भी लेते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई थी। किसके द्वारा? गैलीलियो द्वारा। अगला पॉइंट है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। जब सबसे बड़ा है तो सबसे भारी ग्रह कौन? बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। अब ध्यान रखिएगा, बृहस्पति नहीं होगा। ऐसा नहीं जो सबसे ज़्यादा भारी है बहुत धीरे धीरे चलेगा, नो। जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगा वो, तो जाहिर सी बात है कि जो सूर्य का चक्कर लगाएगा तो उसकी जो व्यास होगी, यानी जिस एलिप्टिकल पथ पे वो चलते हुए सूर्य का चक्कर लगाएगा, उस एलिप्टिकल पथ का जो व्यास होगा उसी ग्रह का सबसे ज़्यादा होगा जो सबसे दूर होगा सूर्य से, है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है वरुण सबसे दूर है, इसलिए अधिकतम समय लेगा परिक्रमा में। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ। वह ग्रह जिसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं बृहस्पति। जाहिर सी बात है कि आप भारतीय समाज में भी देख लीजिए, यहाँ पर जो सबसे प्रभावी व्यक्ति होता है उसके पीछे कई चमचे घूमते रहते हैं। तो वैसे ही जैसे एक तारों का चक्कर ग्रह लगाता है, वैसे ग्रहों का चक्कर कौन लगाता है? उपग्रह। तो जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसके सबसे ज़्यादा, जो सबसे बड़ा ग्रह है उसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए, जाहिर सी बात है। शनि के संदर्भ में, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है 29.5 वर्ष। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है शनि, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसको वलय ग्रह भी कहा जाता है। ठीक। अगला पॉइंट है, अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना प्रारंभ किया वह है शनि। शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह है नेपच्यून। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब इसमें एक कंसेप्ट भी छुपा हुआ है। अगर आप ग्रहों का क्रम लीजिए तो सूर्य के निकट शनि पड़ेगा, नेपच्यून शनि पड़ेगा। तो जो सूर्य के निकट होगा वह ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है, क्योंकि हीट का सोर्स कौन है? सूर्य है। तो शनि उससे गर्म होगा, और शनि से गर्म कौन होगा? बृहस्पति होगा। बृहस्पति से गर्म कौन होगा? मंगल होगा, है कि नहीं? अगला पॉइंट है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है शनि का, बहुत पूछा जाता है। इसी पे एक मूवी बनी थी, टाइटैनिक। अगला पॉइंट है अरुण, वरुण एवं प्लेटो के बारे में। अब देखिए, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, कितना समय लेता है? 84 वर्ष। अब देखिए, आपका जो यूरेनस है और नेपच्यून है, तो नेपच्यून सबसे लास्ट में आता है, तो वो सर्वाधिक समय लेगा। यूरेनस उससे कम लेगा, कितना लेता है? 84 वर्ष। जिस ग्रह या बौना ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है वह है प्लूटो, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा 2006 में प्लूटो को ये कहा गया कि यह ग्रह नहीं है, तभी से इसको बौना ग्रह का नाम दे दिया गया। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है बुध। जाहिर सी बात है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। क्यों है? क्योंकि भाई सूर्य से सर्वाधिक दूर पर ग्रह कौन स्थित है? नेपच्यून। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह कौन है? कभी कभी वरुण, कभी कभी यम, वैसे वरुण ही रहता है, ठीक है। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है किसके? प्लूटो के, जो कि अब बौना ग्रह घोषित कर दिया गया है। आइए आप सीखते हैं अपने उपग्रह, यानी पृथ्वी का जो उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, उसके बारे में।
तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा वर्ष 1969 में। किसने? नील आर्मस्ट्रांग द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर स्थित है चंद्रमा पर। ध्यान रखिए, पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर दो फैक्ट दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि क्या दोनों कथन सत्य हैं, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या नहीं। तो पहला फैक्ट ये है कि चंद्रमा का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर उन्मुख होता है। बिल्कुल सही है। कितना परसेंट भाग? 56% भाग चंद्रमा का जो होता है वही आप पूरे वर्ष भर देख पाते हैं। बाकी के बचे 44% आप नहीं देख पाते, वह भाग पीछे की ओर रहता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। नहीं, देखिए जो इसका टिल्टेशन है, जो इसका झुकाव वो 5% है, सॉरी 5 डिग्री है, वो 23.5 डिग्री नहीं है। ठीक। तो घूर्णन जितने समय में करता है उतने ही समय में यह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है, ये कथन सत्य है। लेकिन जो झुकाव है वो 5 डिग्री टू 6 डिग्री है। इस वजह से यह फैक्ट गलत है, अर्थात फैक्ट 1 करेक्ट, फैक्ट 2 रॉन्ग। फिर ऐसे ही फैक्चुअल है पॉइंट कि कथन ये कहता है कि पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही। इसको अभी हमने डिस्कस किया। कितने परसेंट भाग आपको चंद्रमा का दिखाई पड़ता है? 56%। अगला पॉइंट है, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन काल का उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। बिल्कुल सही। एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि क्या आप पूरे चंद्रमा को देख पाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं। कितने भाग को देख पाते हैं? 56%। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा का घूर्णन काल है, जितने समय में वह अपने अक्ष पे घूमता है उतने ही समय में वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस वजह से जो भाग पृथ्वी के सामने है वही महीने भर सामने रहता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं, इसीलिए वहाँ पर जीवन नहीं है। अगला पॉइंट है, चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। देखिए आपको शार्ट में हम ग्रहण समझा देते हैं, आइए देखते हैं। देखिए मान लीजिए 3 सेलेस्टियल बॉडी, ये आपका प्यारा सन, ठीक, एक हो गया आपकी प्यारी पृथ्वी और एक हो गया चंद्रमा। ठीक है। अब देखिए, अब ग्रहण का सीधा सा मतलब होता है कि आप स्थानिक बोलचाल हम देखें, कहते हैं कि नहीं ग्रहण लग गया, यानी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अगर कहता है सूर्य ग्रहण, तो मान लो यहाँ पर कोई आदमी ऐसे खड़ा है। ठीक है। अब आप खुद सोचिए, अगर कहता है सूर्य ग्रहण यानी हमें सूर्य कब नहीं दिखाई देगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। तो जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको चंद्रमा दिखाई देगा, सूर्य नहीं दिखाई देगा। तब क्या होगा? सूर्य ग्रहण लग जाएगा। यानी जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। क्यों? क्योंकि हम जब पृथ्वी से सूर्य को देखना चाहते हैं तो चंद्रमा आ जाता है, यानी सूर्य पे ग्रहण लग जाता है, सूर्य हमें दिखाई नहीं पड़ता है। अब अगर कहता है कि चंद्र ग्रहण है कि नहीं, मान लो कहता है कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा। अब ये भी देख लो, आपको चंद्रमा कब दिखाई पड़ता है, कैसे दिखाई पड़ता है मालूम है? चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। जो आपको रात्रि में दिखाई पड़ता है वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं है।
बल्कि वो सूर्य के प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब सूर्य का प्रकाश, भाई आप खुद ही सोचो, जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया कि ये सन है और ये चंद्रमा आ गया, ये पृथ्वी आ गई। ठीक है। हमने इसको समझाया नहीं कि जब सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो जो पृथ्वी पर खड़ा रहेगा, जो आदमी रहेगा, उसको सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा, अर्थात सूर्य ग्रहण की स्थिति हो जाएगी। अब इसके जस्ट विपरीत देखिए, मान लीजिए ये हमारा प्यारा सन, ठीक है। अब हमारी पृथ्वी और हमारा ये चंद्रमा। अब मान लीजिए कि जो हमें चंद्रमा दिखाई पड़ता है वो सूर्य की किरणों के रिफ्लेक्शन कारण होता है कि नहीं। और जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई तो जो भाग, जिस भाग पे सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता था वह भाग पृथ्वी के द्वारा ढक लिया गया, अर्थात चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है सूर्य का। और जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है तो कैसे बिना सूर्य के प्रकाश के चंद्रमा आपको चमकता दिखाई पड़ेगा, अर्थात चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ेगा, इसीलिए चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जिससे कि सूर्य की किरण चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती हैं। इस वजह से चंद्रमा हमें नहीं दिखाई पड़ता है। इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है। वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है वह होता है फुल मून। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट और है, हम लोग को सीख लेना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब जैसे यहाँ पर आया ना कि फुल मून जब होता है तभी चंद्र ग्रहण लगता है। अब फुल मून, न्यू मून क्या होता है अब समझ लीजिए, और ब्लू मून क्या होता है ये भी जान लीजिए। तीन है, क्या है, मून मान लो, एक हो गया फुल, एक हो गया न्यू, एक हो गया ब्लू मून। ठीक है। अब सबसे पहले फुल मून सीखते हैं और न्यू मून सीखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सन है, ठीक है। अब आप जानते हो कि जो महीने के 30 दिन होते हैं इसमें चंद्रमा की अलग अलग दशाएं, अलग अलग कलाएं होती हैं। कभी पूरा चंद्रमा दिखाई पड़ता है आपको, कभी आधा, तो कभी बिल्कुल तारे जैसा, है ना। तो जैसे मान लो, मोटा मोटा समझो कि जब यहाँ पर चंद्रमा होता है, यहाँ पर पूरा सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पूरा भाग ये चमकता, रिफ्लेक्ट होकर के पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है कि हाँ पूरा चंद्रमा हमें दिख रहा है। अब जैसे जैसे चंद्रमा इधर की ओर आता है वैसे वैसे आंशिक होता जाता है। ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर ऐसे पतली धारी से दिखाई पड़ता है, यहाँ भी पतली धारी सा। फिर जब सूर्य के जस्ट सीधी रेखा में आ जाएगा तो यहाँ भी फुल दिखाई पड़ता है ना। तो जब, अब देखिए, अगर पृथ्वी, अगर इस स्थिति में है कि अमावस्या का दिन है, ठीक है, ये अमावस्या के दिन की स्थिति है, यहाँ पर सूर्य के बाद चंद्रमा फिर पृथ्वी होते हैं। अब इसमें स्थिति क्या होती है कि सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं, रिफ्लेक्ट होता है और पृथ्वी को दिखाई पड़ता है, पृथ्वी पर रहने वाले आदमी को दिखाई पड़ता है। इसे बोलते हैं न्यू मून। क्यों? क्योंकि यहाँ से नए महीने की शुरुआत होती है आमतौर पर। यहाँ पर भी सूर्य की किरणों का बिल्कुल एक सीधी रेखा में आपतन होगा, गिरेगी, आपतित होंगी, फिर परावर्तन होगा, फिर पृथ्वी के लोगों को दिखाई पड़ेगा। यहाँ भी चंद्रमा फुल दिखाई पड़ेगा। किस दिन की स्थिति है ये? है पूर्णिमा की। पूर्णिमा मतलब पूर्ण चंद्रमा,
ठीक है, इसी को कहते हैं फुल मून। ठीक है, ओके। अब देखिए ब्लू मून क्या होता है। ब्लू मून क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक महीना है जुलाई, अब इसी जुलाई के प्रारंभ में आपको एक फुल मून दिखाई दे दिया, अब फिर से दोबारा आपको उसी महीने में एक पूर्णिमा और पड़ जाती है, फिर फुल मून दिखाई पड़ता है। तो इस स्थिति में मून की स्थिति को क्या कहते हैं, ब्लू मून। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के उत्तरदायी कारक थे। क्यों? क्योंकि उस समय फुल पेरिजी की स्थिति थी। ठीक, पेरिजी अपोजी की स्थिति क्या होती है ये भी जान लो। अब देखो, जो मान लीजिए कि ये जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ। अब इसी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाएगा, मून। देखिए जैसे मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, अब ऐसी स्थिति होती है, इलिप्टिकल पथ रहेगा, कम दूरी अधिक दूरी। तो जब चंद्रमा बिल्कुल पास में होता है तो उसे क्या कहते हैं, पेरिजी। जब दूर होता है इसको क्या कहते हैं, अपोजी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो 2016 में 14 नवंबर को हमें चंद्रमा दिखाई दिया वो सामान्य से और अधिक चमकदार था। इसका रीज़न ये था कि पहली बात तो पूर्णिमा, फुल मून की स्थिति, ऊपर से पेरिजी। इस वजह से चूँकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम थी तो प्रकाश की जो तीव्रता थी वो अधिक रही। अगर दूर रहता तो आते आते तीव्रता उसकी कम हो जाती। ठीक है, अगला पॉइंट है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्र के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, सौरमंडल में चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। ठीक है, अब देखो कह रहा है कोई एक ग्रह बताओ, यूरेनस, उपग्रह चंद्रमा, पुच्छल तारा हेली, कृत्रिम उपग्रह मैरिनर। देखिए मैरिनर पूछा गया है, तो कैसा उपग्रह है ये, प्राकृतिक नहीं कृत्रिम है। ब्लू मून की परिघटना होती है 1 सौर वर्ष में, एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है, 1 सौर वर्ष नहीं 1 महीने कहना चाहिए। अगला पॉइंट, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रेविटी क्या है, कम है। और आपने F बराबर क्या सीखा है, mg सीखा है। तो आपका जो मास रहेगा वो तो वहाँ पर वही रहेगा, सेम ही रहेगा, लेकिन जो आपका वेट रहेगा वो किससे संबंधित होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है पृथ्वी की तुलना में, इसलिए वहाँ पर आपका भार घट जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी की चंद्रमा से औसत दूरी कितनी है, लगभग 3,84,400 किमी। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने ग्रह उपग्रह के बारे में सीख लिया, अब एक दो चीज़ें और बची, जैसे क्षुद्र ग्रह के बारे में सीख लेते हैं। ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह एक तरह से ग्रह के टूटे हुए भाग ही होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, एक वर्ड आता है आपका धूमकेतु। एक वर्ड आता है धूमकेतु। तो धूमकेतु का क्या वर्क है? धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा नहीं करता, वरन पूरे सौरमंडल की परिक्रमा करता है। अब इसको ध्यान में आप रख लीजिएगा।
अब देखिए इसको थोड़ा सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका सन है, यहाँ पर बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ऐसा करके समथिंग। अब देखिए जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। अब ये कैसे बने? क्योंकि जो आपका बृहस्पति साहब अभी हमने बताया था कि सर्वाधिक भार इसका है, और जिसका भार जाता है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। तो जो मंगल ग्रह था उसके जो पार्टिकल्स थे और जो टूटे बिखरे पार्ट थे वह बृहस्पति के ग्रेविटेशनल के फोर्स के कारण खिंच गए, और इधर से मंगल के ग्रेविटेशनल से भी बंधे थे। इस वजह से ये स्वतंत्र रूप से एक पेटी के रूप में, टुकड़ों टुकड़ों की एक श्रृंखला के रूप में सूर्य का चक्कर लगाते। ये क्या कहलाए? क्षुद्र ग्रह। एक होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लास्ट में नेपच्यून है। एक होता है धूमकेतु, या उसे कॉमेट बोलते हैं। वो क्या होता है, उसमें एक क्रैग होता है आगे से, आइसबर्ग होते हैं, मतलब सॉरी आइसबर्ग नहीं बल्कि वो आइसिएटेड होते हैं, मतलब उसमें बर्फ़ की सिल होते हैं, और उसमें गैसों का एक पुंज होता है जो पूंछ के रूप में होता है। अब ये क्या करते हैं, ये पूरे सौर मंडल का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये अंतर होता है क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु में, ठीक है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के विषय में सही कथन है बिल्कुल कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं। कहाँ से आए? ग्रहों से आए हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 100 किमी तक बड़ा है, ठीक है। किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के बीच अंतर क्या है? क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं हैं, ठीक है, जबकि धूमकेतु हिम शीतीत गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बंधे होते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमी में बड़े शार्ट में विभिन्न तथ्यों को सीखा। अब हम लोग विश्व भूगोल में सिलसिलेवार सर्वप्रथम जियोमॉर्फोलॉजी, फिर एटमॉस्फेयर या क्लाइमेटोलॉजी, फिर हाइड्रोस्फीयर या ओशनोग्राफी, फिर बायोजाग्राफी, फिर उसके बाद ह्यूमन जाग्राफी में इंटर करेंगे, फिर क्रमशः पॉपुलेशन जाग्राफी से संबंधित प्रश्नों को सीखेंगे, फिर सेटलमेंट ज्योग्राफी को। ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते हम लोग फाइनली प्रैक्टिकल से समाप्त कर देंगे क्वेश्चन सीरीज को, और फिर टॉपिक वाइज जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।